गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वारियर्स में। जैसे कि पता है कि आपके आपत्ति वाले जो प्रश्न थे उसके ऑब्जेक्शन रेज करने की तिथि आपको 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कल से। और इसके लिए मैं अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ कि प्रोसेस वाइज प्रोसेस कैसे करना है। और मैंने बताया था कि हम भी ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, तो ज़रूरी नहीं जिस प्रश्न पे हम ऑब्जेक्शन रेज करने वाले हैं आपको नहीं करना उस प्रश्न पे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और आज जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ इसमें मैं कोई गोल मोल बातें करने वाला नहीं हूँ। स्टार्टिंग के 2-3 प्रश्न जो एकदम कंफर्म लग रहे हैं, जिसके आंसर चेंज होने की संभावना है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और उसके विथ प्रूफ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो प्रूफ है मैं उसको विथ पेज नंबर जो आपको रिक्वायरमेंट है आपको ऑब्जेक्शन रेज करने में, उसका कवर पेज मैं दिखाऊंगा, उसका पेज नंबर दिखाऊंगा, और किस क्लास की एनसीईआरटी है या एससीईआरटी है उसको मैं बताऊंगा। कोई घोल मोल बातें नहीं करने वाली हैं। और अंतिम में आपके उस प्रश्नों को भी दिखा दूंगा जिसकी पॉसिबिलिटी कम है उत्तर परिवर्तित होने के, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। जो पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिएगा ताकि अधिकतर लोगों तक ये ये सेशन पहुंच पाए और ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन इस प्रूफ के साथ कर सके और प्रश्न परिवर्तित होने के, उत्तर परिवर्तित होने के अधिकतर चांसेस आपके बन सके। इसीलिए इस सेशन को अधिकतर शेयर करिए, किस ग्रुप में भी शेयर करिएगा ताकि सबके पास ये साक्ष्य पहुंच सके। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके, मेरे वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके अपने क्वालिटी को साफ करके भी पीडीएफ को मैनेज करके इसी प्रूफ को आप डाल भी सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि कई लोगों के शायद फेवर में नहीं प्रश्न होगा, तो आप ये मत कहिएगा कि सर ये ऐसा है वैसा है। हर मैं पॉसिबिलिटी बता दूंगा कि कहाँ कैसी कैसी संभावनाएं हैं परिवर्तित होने की, क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि किन किन प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित होने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ जो प्रोसेस मैंने बताया है ऑब्जेक्शन रेज करने का, उस वीडियो का। चलिए हम देखते हैं कि किस किस प्रश्न के उत्तर बदल सकते हैं। सबसे अधिक 100% तो नहीं, लेकिन 90% मैं चांसेस कह रहा हूँ कि इस प्रश्न के उत्तर होने बदलने के आपके 90% क्या है, संभावनाएं हैं, ठीक है। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी जो परियोजना है वो कौन सी है? आयोग ने इसका आंसर लिया है दामोदर नदी घाटी परियोजना। लेकिन हम लोगों के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए क्या? हम लोग के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि इसका प्रूफ हम लोग कहाँ से देखेंगे। तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ और विथ कवर पेज विथ एनसीईआरटी कहाँ का है, मैं हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिहार 10th क्लास भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, एक किसकी किताब है? 10th क्लास की एससीईआरटी की किताब है। इसका मैं कवर पेज आपको दिखा दे रहा हूं और इसका साक्ष्य मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इसका कवर पेज आप साथियों देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैं समय दे दे रहा हूं, भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। इसका मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है। देखिएगा पेज नंबर 41, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है, क्लियर कट ये चीज़ लिखा हुआ है कि बिहार में इन उद्देश्यों के ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। एक सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा गंडक नदी और तीसरा कोसी नदी परियोजना। और ये प्रूफ आपको इस लाइन को देना है हाईलाइट करके कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। अब क्या चाहिए? परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। क्लियर कट लिखा हुआ है भाई, एकदम 100% आपका प्रूफ है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। और आगे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने सृजित भूमि वृद्धि कर अधिकारित फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 में किया था। अब कई लोगों का इसका लंबाई वगैरह भी देख लीजिए, 130 किलोमीटर लंबाई है। अब कई लोगों का कहने का मतलब है कि उस समय क्या है, ये बंगाल और बिहार सम्मिलित रूप से एक था, इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे, दामोदर घाटी निगम विभाजन के बाद वाले को मानेंगे। जो भी चीज़ है, लेकिन मैं फेवर कर रहा हूँ जो इस प्रश्न को साक्ष्य देना चाहते हैं। बाकी जिनका ऑलरेडी दामोदर दिया गया तो उनका तो अलग बात है, उनका तो ऑलरेडी बीपीएससी फेवर में है। लेकिन जिनको साक्ष्य देना है, अधिकतर लोग इसी के इस साक्ष्य मेरे को एनसीईआरटी एससीईआरटी का मिला हुआ बिहार का, इसको साक्ष्य दे दीजिएगा। पॉसिबिलिटी है 90% संभावनाएं हैं कि इसके प्रश्न के उत्तर परिवर्तित हो जाएंगे और सब लोग क्लेम करिए। यहाँ से मैं एक बार इसको हटा के स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका दे रहा हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेज नंबर के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो पॉज करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये प्रश्न है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। इस प्रश्न के लिए आप उत्तर कुछ कमेंट करने से, नेगेटिव कमेंट करने से पहले पूरा सुन लीजिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ।
अब यहाँ पे मैं सन की बात करूंगा तो इसका मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि सन होगा। इस प्रश्न के पॉसिबिलिटी 50% है परिवर्तित होने के, क्योंकि इसका जो साक्ष्य है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये प्रश्न भी पूछा गया है एनसीईआरटी के प्रैक्टिस जो होता है, जो लेशन होता है उसमें पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, लेकिन उसमें तप्त को लेके कि वायुमंडल सबसे अधिक तप्त किससे होती है ऐसे करके लिखा है, ये ऊर्जा वाली बात नहीं कहा गया है। लेकिन सन के भी आपको साक्ष्य मिल रहे हैं, हर चीज़ मैं दिखाऊंगा, लेकिन कई लोग ज्ञानी बनने लगते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसका आंसर नहीं लगाया है और एक प्रूफ देना चाहते हैं। देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ, ये कवर पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 के पाठ्यक्रम का है, 11th क्लास का एनसीईआरटी है। और मैं बार बार कह रहा था कि मैं शांत हूँ, इसका मतलब नहीं कि साक्ष्य की खोज नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे साक्ष्य की खोज करता हूँ जिसके आपके उत्तर परिवर्तित हो जाए। कुछ भी लाके आपको डालने की मतलब नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसका देखते हैं कि पेज नंबर कितना। दिक्कत ये है कि एक मेरे पास बुक है, उसमें दिया है आपको सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापन, ये जो है ये चैप्टर नंबर 9 दे रखा है पुराने वाली किताब में, लेकिन पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया, उसमें चैप्टर नंबर 8 दे रखा है। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो डालना होगा आप डाल सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 9 या 8 अपने हिसाब से पीडीएफ देख के पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। तो देखिए आपके पास बुक नहीं है तो सबसे बड़ा संसाधन आपके पास है कि गूगल करिएगा और उस एनसीईआरटी बुक का कवर पेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप उसका चैप्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, साक्ष्य वहीं से दे सकते हैं। चलिए मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर है ये। देखिए इसमें जो मैं लिया हूँ आपको, ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी, देखिए मेरा ये हाथ का खींचा हुआ फोटो, पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करता है। तो ये तो उनके लिए साक्ष्य हो गया जिनको लगाना है इसके बारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि 50% उम्मीद है इसका उत्तर बदलने की, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बात किया है और वहाँ पे तप्त होने की बात नहीं किया है। जो प्रश्न इससे पहले पूछे गए सबको मैं दिखा दे रहा हूँ। और जो दीर्घ जो आपको तरंग दिया है किस आधार पे दिया गया है, इसके आगे जाइएगा इसी बुक में तो देखिए इसको एक्सप्लेन किया है। तो उसको सन ऑप्शन में देना ही नहीं चाहिए या फिर दीर्घ नहीं देना चाहिए, बस सन दे देना चाहिए, इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो पेज नंबर 82 पे लिख रहा है कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडल गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। ये कह रहे हैं कि वायुमंडल जो होता है सीधे आपको सूर्य ताप से गर्म नहीं होता है, बल्कि पार्थिव विकिरण यानी कि जो आपके सूर्य का ताप आता है नीचे अवशोषित करके फिर उसको वापस किया जाता है, उसके द्वारा होता है। और इसमें दीर्घ विकिरण की तरंग दैर्घ्य विकिरण की बात किया है और आयोग ने इसी हिसाब से आपको आंसर दिया है। लेकिन ये सूर्य की बात करें तो मेन सोर्स आपको सूर्य है, तो तप्त होने को लेके आपको वायुमंडल गर्म होने के लेके क्या होगा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण तो कन्फर्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अभ्यास प्रश्न में भी है और यूपी पीसीएस 2022 में पूछा भी है प्रश्न। लेकिन ऊर्जा मैक्सिमम प्राप्त कहाँ से करता है, इसके लिए सन जो मैंने दिखाया था उसको एज ए प्रूफ आप दे सकते हैं। मैंने दोनों पक्षों की बात की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 50-50 चांसेस है। इसीलिए किसी कमेंट करने से पहले आप सोच लीजिएगा, मैंने दोनों पक्षों को दिखाया है कि आयोग किस आधार पर लिया है, क्योंकि सूरज का ही ये क्या है, जब नीचे आके लौटता है तो दीर्घ विकिरण उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये प्रश्न जो पूछा गया है उसी एनसीईआरटी के बुक के अभ्यास जो आगे प्रश्न रहते हैं, जो नहीं होता 3-4 प्रश्न रहते हैं, उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। मुख्यतः पूछा है कि गर्म किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो यहाँ आंसर इसका मैंने मार रखा है पेंसिल से, पहले का मैं सॉल्व किया हूँ, लंबी तरंग दैर्घ्य वायु स्थलीय विकिरण से। लेकिन ये तप्त की बात कहा है, मैक्सिमम ऊर्जा की बात नहीं कहा है और गर्म होने की बात कहा है। ऐसे ये प्रश्न एक यूपी पीसीएस में पूछा गया, मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। इसको मैं रात में ही एकाएक पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान पे आया कि पृथ्वी वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है। इसमें इसका भी आंसर लिया है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा, ठीक है। और लेकिन इसमें भी देखिए लिखा है पृथ्वी पर सूर्य का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है, आपके सन है, यहाँ पर भी लिख रहा है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे प्रूफ देना चाहे तो आप दे सकते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि ओजोन के उत्तरी के निश्चित कौन सा तथ्य सही है, इसके बारे में बोला है। तो इसका आंसर जो है आयोग लिया उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। और यहाँ पे लिख रखा है यह उच्च तरंग दैर्घ्यों के विकिरण को अवशोषित करता है। ये आप लोग मान रहे हैं इस आंसर को आपके हिसाब से, और ये मैंने कहीं खोजा है तो बुक में मिला है, लेकिन उसमें ये नहीं कर रहा है कि उच्च तरंग दैर्घ्य, बस उसका तरंग दैर्घ्य का लिमिट दे रहा है। तो आप चाहे तो उस आधार पर आप क्लेम कर सकते हैं इसको। जैसे ये एनसीईआरटी का ही बुक है, इसमें देखिएगा लिखा हुआ है कि ओजोन इज इम्पॉर्टेंट constituent of stratosphere at altitudes between 15 to 25 kilometer. It is formed in the atmosphere by the decomposition of oxygen by ultraviolet radiation from the sun having wavelength shorter than 260 nm, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि 260 नैनोमीटर से कम क्या होना चाहिए, वेवलेंथ होना चाहिए, वो क्या करता है आपको ओजोन परत के बारे में कह रहा है। तो ये 260 एनएम कह रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि 260 एनएम दीर्घ है कि लघु है, इसीलिए आयोग ई ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो लिखा है कि ओजोन हैज़ द इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्विंग सोलर रेडिएशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ 200 एनएम एंड 300 एनएम, लेकिन हाई वेवलेंथ की बात कहीं नहीं कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम आ रहा है इसको। तो ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या लिया जाएगा, आप अब उस हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें देखिएगा तो कि द थिक लेयर ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोन ब्लैंकेट बिकॉज इट इज़ ए वेरी इफेक्टिव इन ऑब्जर्विंग हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज गिवन आउट बाई द सन। केवल अल्ट्रा वायलेट रेज का था ना, तो उसको कंफर्म हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर शॉर्टेड वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 260 एनएम से कम होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 200 से लेकर 300 एनएम होना चाहिए। ये शॉर्टर है कि मीडियम है कि लॉन्गर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपके उत्तर में लॉन्गर दे रखा है। तो अब इस हिसाब से आप इसको क्लेम कर सकते हैं, अगर देना चाहे तो आप ये साक्ष्य दे सकते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट लेने का आपको मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, एक ये वाला जो प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है, वही घटपर्णी नेफेंथिक्स के बारे में बात कर रहा है। ये क्लास 7 एनसीईआरटी में ये बोला है, क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 मैं दिखा दे रहा हूँ, सारा बुक का कवर वगैरह। तो इसमें आयोग ने उसका उत्तर उत्पादक लिया है, लेकिन आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, द्वितीय उपभोक्ता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, एक प्रकाश संश्लेषण तो करता ही है, इसके साथ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करता है, घड़ा की तरह क्या करता है, इसकी पत्ती, ध्यान रखिए कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो पत्ती इसकी होती है घड़ा के रूप में रूपांतरित होकर उसमें कीटों को क्या करती है, ऑब्जर्व करके उसमें उसके पाचन रस के रूप में उसको पचा लेती है। तो एक तरह से ये मांसाहारी भी हो गया, तो द्वितीय उस हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन कहीं लिखा नहीं है, मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। क्लास 7 की एनसीईआरटी है, इसका चैप्टर नंबर 1 देखिएगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पेज नंबर 5 है, मैं बोल दे रहा हूँ पहले, पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि इसके ये ऐसे पादप है जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उनको पचा लेते हैं। इस हिसाब से तो क्या हो गया, ये उत्पादक ना होकर उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक। ठीक है, इसके घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसके पत्ते का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकते हैं और अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह रोमों में आगे देखिएगा इसका, इसमें आगे भी इसका, हाँ, रोमों के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू कीटभक्षी पादपों के अन्य उदाहरण इसके बारे में दिया गया है, और इसमें ये चीज़ दिया है। यहाँ पे बूझों का भी बात समझ लीजिए, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है। ये देखिए, ये प्रश्न दे के छोड़ दिया है, लेकिन इसका आंसर जो है नहीं दिया। इसका उत्तर दे दिया होता अगर, तो आपके कोई विवाद क्रिएट ही नहीं होते कि बूझो भ्रमित है कि आप भी भ्रमित हो गए। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है, यानी कि उत्पादक है, तो फिर द्वितीयक उपभोक्ता का काम क्या करता है, सेकेंडरी कंपोजर का काम फिर कंज्यूमर का काम क्यों करता है। ठीक है, क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है। इसका मतलब यही हो गया कि प्रकाश संश्लेषण करता है लेकिन उसका सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण वो क्या करता है, वो कीटों को भी खाता है। और उस हिसाब से चाहिएगा तो इसका ऑप्शन डी के भी साथ जाया जा सकता है, क्योंकि उत्पादक भी हो गया और द्वितीय उपभोक्ता भी हो गया, तो इस हिसाब से डी होगा। आप देखिए आयोग पे डिपेंड करता है, आपको क्लेम करना है तो इस प्रश्न को क्लेम आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, मैं दे दिया आपको। इन प्रश्नों को थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न के उत्तर परिवर्तित होने के चांसेस कम है। आपको क्लेम करना तो कर दीजिएगा, लेकिन इसका साक्ष्य नहीं मिल रहा है। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है, तो ये सही बात है, क्योंकि ये ठहरे हुए नदी पानी में ही क्या होते हैं, मखाना, सिंघाड़ा और कमल होते हैं। तो इसलिए कहा है उपयुक्त में से एक से अधिक को नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि ये सब तालाब में उगाया जाता है। आपके हिसाब से ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसका नहीं प्रूफ मिल रहा है, संभावना कम ही है इसका चेंज हो पाएगा उत्तर। ठीक है, फिर एक भी प्रश्न है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा जो होती है लौटते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। इसकी भी संभावनाएं बदलने की कम है। ठीक है, और ये मैं क्लियर कट दिखा चुका हूँ पहले इसके साक्ष्य की पवित्र क्षेत्र किसको मानता है, चीन। तो ताइवान को मैंने पहले भी बीपीएससी आंसर के लिए उससे पहले मैं दिखा चुका हूँ कि क्यों मानता है, और चीन के राष्ट्रपति ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था, तो इसका भी संभावनाएं कम है। तो आपको सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। बहुत मेहनत करना पड़ा लगातार, मैं जब से आंसर किया है तब से मैं सारे साक्ष्य खोज रहा था। कैसा लगा सेशन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और बताइएगा 6 to 8 का भी आंसर आपके साक्ष्य चाहिए तो उस पर भी मैं काम करूंगा। कमेंट करके सब लोग बताइए किन किन प्रश्नों पर आपको दिक्कत है। चलिए सेशन को खत्म करते हैं यहीं पर, मिलेंगे
मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए। जय हिंद।